हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अब तक हमने करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा है कि क्या होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले एक बार हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हमने क्या कहा था कि जब कोई मेटेलिक कंडक्टर हम लेते हैं, ठीक है, वो मेटेलिक कंडक्टर क्या है, जब अगर हम क्या करते हैं वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक। लेकिन हमें क्या अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, तो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ता है। उनको मूव करवाने के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने देखा था कि हमें जो है डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, और वो डिफरेंस जो है हम एक बैटरी की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, और उस डिफरेंस को हमने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम यहाँ पर बैटरी की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बैटरी है, सेल है, हम 2 सेल जोड़े हैं, अगर हम ऐसे 3 सेल यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, या फिर 4 सेल, 5 सेल, ऐसे ही बैटरी में जो हम सेल के कनेक्शन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जो चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इंक्रीज करेगा। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इट मींस डिफरेंस जो है वो ज्यादा क्रिएट हो रहा है। अगर ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ज्यादा मूव करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है ज्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी कि करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या किया, इंक्रीज। इंक्रीज के लिए हम ये साइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इंक्रीज करेगा। दैट मींस करंट जो है हमारा आल्सो इंक्रीजेस, तो हमारा करंट भी जो है, करंट भी इंक्रीज करेगा। हमने जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स जो है यहाँ पर बैटरी में इंक्रीज करे, इट मींस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, या फिर ए एंड और बी एंड के ऊपर जो डिफरेंस है वो ज्यादा क्रिएट होगा। और अगर ज्यादा डिफरेंस, और उस डिफरेंस को हमने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट भी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसी चीज को मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, इसकी रिप्रेजेंटेशन दी हमने V से, कैपिटल V से, ठीक है। और करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी इंक्रीज करेगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देते हैं, नंबर ऑफ सेल्स हम कम कर देते हैं, तो डिफरेंस कम क्रिएट होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और उसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो भी कम प्रोड्यूस होंगे, और उनके कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो करंट भी कम होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये साइन जो होता है, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। मींस अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये वैल्यू घटेगी तो ये भी घटेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू भी कम होगी। तो इस साइन का हम यूज करते हैं उस टाइम पे, इसको बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मींस V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना चाहते हैं। अगर हम जब कभी भी जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है इसको हटाते हैं और इक्वल टू का साइन अगर हम लगाते हैं तो वहां पर हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा उसको उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट एज इट इज रहता है, ठीक है। तो हम इसको क्या है, अपनी सुविधा के लिए हम क्या कर लेते हैं, इनको आगे पीछे लिख देते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। हम लिखते हैं इसको V इज इक्वल टू IR।
नॉर्मली हमें इस टर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, क्यों था वो हमने यहाँ पर देखा कैसे था, ठीक है। अब हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया और उसके लिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया। जब हम इसको हटाकर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, और यहाँ पर वो जो कांस्टेंट है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है, और इस R को बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इस R को, जो हमने यहाँ पे R यूज किया है, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में हम ओम लॉ को पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है मैथमेटिकल टर्म आ गई किसकी, ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और ये मैथमेटिकल टर्म होती है ओम्स लॉ की V = IR, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा वहां पर, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V = IR, ये मैथमेटिकल टर्म होगी। अब हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं। ओम्स लॉ को हमने समझ लिया था क्या होता है, अब हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर और कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर remains the same और constant। मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी मेटेलिक वायर या फिर कंडक्टर में से, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है, एंड्स किसके, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के या फिर वायर के, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। प्रोवाइडेड का मतलब क्या है कि ये जो कंडीशंस हम बता रहे हैं ये क्या फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी कंडीशंस, जो फिजिकल कंडीशंस जो है, लाइक टेम्परेचर जो हो गया वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो वहां पर पोटेंशियल करंट जो है वो भी चेंज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी अपने आप से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है हमें टेम्परेचर को या फिर और भी जो फिजिकल कंडीशंस हैं उनको क्या है, कांस्टेंट रखना है, और उन कांस्टेंट कंडीशंस पर हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या अक्रॉस द एंड्स होता है किसी भी कंडक्टर के। मैथमेटिकल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कि V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट दैट इज I। इसको हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन लगाया था और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे, जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V = IR, ये जो है ये स्टेटमेंट किसकी है, ओम्स लॉ की है। इसके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, दिस वन इज द x एक्सिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पर हम शो करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V को शो करेंगे हम इधर, ठीक है, और इधर हम x एक्सिस के ऊपर हम करंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो जो ग्राफ आएगा इन दोनों के बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो हम मान लेते हैं करंट भी जीरो है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आ रहा है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर हमारा क्या है, करंट कुछ ना कुछ बढ़ गया है, ठीक है। अगर करंट बढ़ गया है हमारा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारा करंट इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें कि करंट भी इतना बढ़ गया और पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, ठीक है। तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर शो करनी हो ओम्स लॉ की, तो उसमें हम क्या शो करेंगे कि हम जो
एक्स एक्सिस है उसके ऊपर करंट को शो करते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हम इसको दिखाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल मिडिल में आएगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंडेंस होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि मिडिल में आएगी, ये जो है थोड़ा नीचे भी आ सकती है ऊपर भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। इट मींस अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ये जरूरी नहीं है जितना करंट बढ़ रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़े, ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार हो सकता है करंट बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना बढ़ रहे हैं या फिर 2 गुना कम हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, यानी कि अगर ये चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज होगा। ठीक है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है लाइन जो बिल्कुल सेंटर से भी जा सकती है, थोड़ी नीचे भी हो सकती है, थोड़ी ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या रहेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, ये थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आई है ओम्स लॉ की V = IR, इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, करंट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पे जो R आया है रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हमने एक एमीटर में पढ़ा था। ठीक है, एमीटर का हमने बोला था लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था कि जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो टर्म है वो बार बार आई थी, यहाँ पर भी आ रही है। अब हम इसी टर्म को सबसे पहले देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द property of a conductor to resist any flow of charge through it. resist का मतलब क्या होता है, अपोज करना, रोकना किसी चीज को, वो होता है रेजिस्ट। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है। वो क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है एनी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। अगर कंडक्टर में से कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो का अपोज किया जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के द्वारा, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। So, resistance is the property of a conductor to resist any flow of charge through it. अब कोई फ्लो हो रहा है चार्जेस का, इट मींस वहां पर करंट है, यानी कि वो करंट का अपोज करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसका अपोज करता है, फ्लो ऑफ चार्ज का, यानी कि करंट का जो है रेजिस्ट करता है रेजिस्टेंस। हमने ओम्स लॉ के देखा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है। तो यहां से अगर हम क्या करें, I को जो है V के नीचे ले जाएं डिवाइड में, क्योंकि ये I और R मल्टीप्लाई में है, हमें R निकालना है, तो R किसके इक्वल होगा, V/R। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, V/I। ठीक है, यानी कि हम ओम्स लॉ को याद रखते हुए V भी निकाल सकते हैं। अगर हमें IR दिया हुआ है, अगर R दिया है तो हम I और V पता कर सकते हैं, अगर I दिया है और V दिया है तो हम R भी पता कर सकते हैं। R = V/I। अब हमें पता है जो V जो होता है, V की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को बोला जाता है ओम, और ओम का सिंबल होता है ये। ठीक है, ओम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा के टाइप का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ओमेगा सिंबल से, इसको ओमेगा टाइप सिंबल बोला जाता है। यहां से हमने देखा इस एक्सप्रेशन से कि R = V/I है, यानी कि जो हमारा R और अगर I के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो वो क्या है, जो हमारा R है करंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके करंट के, यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा उस टाइम पे, यानी कि अगर हमारा रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अगर करंट ज्यादा चाहिए तो हमें रेजिस्टेंस जो है कम होना चाहिए हमारे अप्लायंसेस में, हमारे कंडक्टर में। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हमने देखी रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, जिसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम अब जैसे हमने वोल्टेज को, वोल्ट को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया था एक डिवाइस से, उसको हमने वोल्टमीटर बोला था। करंट को हमने जिस डिवाइस से मेजर किया था उसको हमने एमीटर बोला था। ऐसे ही रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको क्या कहा जाता है, ओम मीटर कहा जाता है। ओम मीटर इज द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर।
अब हमने देख लिया, जैसे हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन दी थी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन दी थी, ऐसे ही 1 ओम की भी हम डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, 1 ओम की डेफिनेशन देने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो 1 ओम है, अब ओम हमें पता है किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, तो 1 ओम यानी कि 1 ओम का रेजिस्टेंस वहां पर है, तो एक टाइप का रेजिस्टेंस ये है। तो 1 ओम क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू 1 ओम, यानी कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। कब होगा 1 ओम? इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के 2 एंड्स के बीच में, जो ए बी एंड्स हमने शो करे थे मेटलिक कंडक्टर के, उन एंड्स के बीच में अगर 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है और उन एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर ही अगर करंट फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 1 ओम। कैसे? हमने कहा कि 1 वोल्ट का वहां पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और 1 एम्पियर का क्या है, करंट, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 होगा और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो 1 ओम क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस कंडक्टर के एंड्स के बीच में वो कितना हो, 1 वोल्ट, तब हम उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। 1 वोल्ट, ओम का सिंबल होता है ओमेगा और वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पियर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। तो ये रहा 1 ओम। तो रेजिस्टेंस हमने देखा, इसके नाम से पता चलता है रेजिस्टेंस में रेजिस्ट वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्ट का मतलब है किसी चीज को अपोज करना। ठीक है, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंडक्टर की, और ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है एनी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, और हम इसको ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू V बाय I होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसकी SI यूनिट जो होती है वो ओम होती है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जिस डिवाइस से मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको बोला जाता है ओम मीटर। 1 ओम किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस जो फ्लो करता है जिस कंडक्टर में से, वो कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। वो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होती हैं। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है हम उसकी बात करते हैं। पहला फैक्टर है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो जो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, उस मटेरियल के जो कंडक्टर का मटेरियल है उस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है कंडक्टर का, कम भी हो सकता है। दूसरा फैक्टर आता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कि अब कंडक्टर हमारा ज्यादा बड़ा है या छोटा है, कितने लेंथ है उस पे भी कंडक्टर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी हमारा उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कोई मेटलिक कंडक्टर हमने बनाया था, ठीक है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करेंगे, ठीक है, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा करंट फ्लो वहां पे कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर फ्लो कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है यानी कि कोलिजन्स जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो टकरा सकते हैं। अगर वो टकराएंगे तो वो क्या एक दूसरे का रेजिस्ट करेंगे, फ्लो करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को, तो उसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, एक अपोजिशन हो रही है, तो उस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तीसरा पॉइंट है इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर इसको मैं छोटे ए से लिख देता हूँ, कई बार इसको हम क्या समझ लेते हैं, एमिटर समझ लेते हैं, हम स्मॉल ए से लिख देते हैं एरिया को। तो R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम कंडक्टर बना रहे हैं, ये इस तरीके से हमने कंडक्टर बनाया है और इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर फ्लो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो इस कंडक्टर में क्या है, अगर हमारा ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें से वो निकल के बाहर आ रहे हैं, ठीक है, एंड्स का एरिया। इस एरिया में से अगर ये एरिया छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, मतलब ज्यादा कोलिजन्स इनके बीच में होंगे, तो ज्यादा अपोज करेंगे एक दूसरे के फ्लो का, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जब एरिया कम है। अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं इसका, ठीक है, एरिया बढ़ाने से क्या है, वो इजीली मूव कर सकते हैं, वहां से कोलिजन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस जो है कम होगा, क्योंकि अपोज वहां पे कम हो जाते हैं क्योंकि कोलिजन कम हो रहे हैं, ठीक है। तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, हम एक इक्वेशन यहाँ से बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इस साइन को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लेकर के आते हैं। अगर हम इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो बताया गया था कि हम यहाँ पर क्या डालेंगे, कांस्टेंट लेके आएंगे। वो कांस्टेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, और इस सिंबल को बोला जाता है रो, ठीक है, रो बोला जाता है। और वैसे यहाँ पर ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है, और L/A यहाँ पर एज इट इज आएगा, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट है, जो किसकी वजह से आया, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है क्या, कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है अपने पास 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है अपने पास 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 1 स्क्वायर मीटर है, तो यहाँ पर ये 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। इट मींस R इज इक्वल टू रो हो जाएगा। कब होगा R इज इक्वल टू रो, जब लेंथ मेरी 1 मीटर होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा 1 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है 1 स्क्वायर मीटर है, तो उस टाइम पे जो मेरी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाता है, रो के बराबर हो जाता है। तो हम डेफिनेशन देते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है, एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ क्या होती है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered by a conductor of unit length. Unit length means 1 square meter, 1 मीटर लेंथ हो सकती है, 1 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है, ठीक है। एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे यूनिट का मतलब क्या है 1 स्क्वायर मीटर हो सकता है एरिया या फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है यूनिट लेंथ है और यूनिट ही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ऐसे कंडक्टर में से जो रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है, तो उससे क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया कंडीशंस यहाँ पे, तो इसलिए जो रेजिस्टिविटी होती है उसको जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। कंडक्टर कैसा, जिसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है 1 यूनिट, और इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने स्पेसिफाई किया है लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमने कितना बोला है 1 स्क्वायर मीटर। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पे मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा कंडक्टर के द्वारा। और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। इनवर्सली का मतलब क्या है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
वो हमने देखा कैसे, यहाँ पर देखा कि अगर हम एरिया कम कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, कोलिजन होने की यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के आपस में टकराने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से अपोजिशन होती है वहां पर, और उसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमने इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन किया, किसको कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास आया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। हमने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लेके आए और यहाँ पे एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को बोला जाता है रो, और ये है क्या, रेजिस्टिविटी होती है। तो हमने क्या किया, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारा कंडक्टर ऐसा हो जिसकी 1 यूनिट लेंथ हो और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, तो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल हो जाती है, R के। R क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है एक कंडक्टर के द्वारा ऑफर की जाती है, और कंडक्टर कौन सा होता है, इसकी 1 यूनिट लेंथ होती है और 1 स्क्वायर मीटर या 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं होता है। यानी कि हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है किसी कंडक्टर का। आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए और स्ट्रिक्टली देखिए और अपना जो सिलेबस है उसको कवर कीजिए। आप इन वीडियोस को स्ट्रिक्टली देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।